हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नंबर 4 है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसके मेटलिक कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स पे आ जाओ। अब जो आपका 9th-10th का जो पोर्शन था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, मेटलिक, नॉन मेटलिक और मेटलॉइड। मेटलॉइड का एक नाम और भी होता है, आपको पता होगा, इसे सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड मेटलॉइड। जैसा कि सभी को पता है, मेटल्स जो हैं वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होते हैं। कितने? 78% होते हैं। ठीक है, और जो मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सॉरी, जो एमपी और बीपी जो मेल्टिंग पॉइंट में हाई होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका लो भी होता है, जैसे ये हमारे सामने है गैलियम और सीजियम, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, मरकरी भी है इसी में ही, मरकरी जन एक्सेप्शन। हालांकि सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है। ठीक है, और आगे अगर हम चलें तो मेटल नॉन मेटल की बात करें तो देखो, इसको जिग जैग जो लाइन बोला गया है, जिग जैग लाइन वही इंडिकेट कर रही है आपको। ये सभी के सभी जितने भी निशान हैं ये सभी सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम सभी मेटलॉइड हैं। इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो जिगजैग लाइन है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आपके एनसीईआरटी में जो जिगजैग लाइन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर से। ठीक है, तो जो हमारे नोट्स हैं वहाँ पे ये पोर्शन जो है आपको मेटलिक और नॉन मेटलिक का दोनों दिया हुआ है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर एटॉमिक रेडियस की तरफ चलेंगे हम। सबसे पहले मेटलिक, नॉन मेटलिक। डी ब्लॉक, एम जो एफ ब्लॉक है वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से हमारा जो पोर्शन है ये आज स्टार्ट होता है। ये है आपका मेटलिक, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। आपको ध्यान से समझना है इस सारी स्टोरी को। देखो, मेटलिक कैरेक्टर जो है पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में हमें जितने भी लेफ्ट वाले जो दिखाई देते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और राइट में जो होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। यानी जो मेटलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होगा। ये देखो, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ये आपके मेटल्स हैं। और जैसे 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 राइट में आते हैं तो ये ग्रीन कलर और ये रेडिश कलर जो हो जाता है, ये सारे नॉन मेटलिक हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, अगर हम इसमें लिखें, ये सीरीज बनाए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटलिक कैरेक्टर जो होता है, मैं सिर्फ मेटलिक की बात कर रहा हूँ, मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपका? डिक्रीज। और इसी का उल्टा कर दो, टॉप टू बॉटम आने पर यही मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका? इंक्रीज। ठीक है ना, ये मेटलिक कैरेक्टर। अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो क्या होता है? इंक्रीज। और लेफ्ट राइट जाएं तो क्या होता है? डिक्रीज। कौन सा? मेटलिक कैरेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें अरेंज करने के लिए बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको अरेंज करना है आपको। ये क्वेश्चन आया था इस तरीके से: सिलिकॉन, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है, सोडियम और फ्लोरीन। ये सोडियम है और ये फ्लोरीन है। ये 5 हैं और आपको ये अरेंज करने हैं इंक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर में। यानी मेटलिक कैरेक्टर में से कौन सा ज़्यादा मेटलिक है, कौन सा कम मेटलिक है। प्रोसेस आपको यही यूज़ करनी होगी। तो इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, सीखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी टेबल में अरेंज करने की कोशिश करेंगे इन सभी 5 एलिमेंट को। जैसे सिलिकॉन कहाँ आता है भाई? 14 ग्रुप में कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है ना, कॉलेज स्टूडेंट। ओके, और सिलिकॉन के बाद
मैग्नीशियम का आता है सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में आता है बेर महंगे, तो बेर मत लिखो, महंगे, ठीक है, इस तरीके से Mg। अच्छा बेरिलियम कहाँ आता है, बेर, ये भी आ गया, चलो बेर महंगे। अच्छा सोडियम कहाँ आता है, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, कहाँ पे, इसके यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, हेलेन या लिथियम आएगा, सोडियम हो गया, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ पे आता है, ये 17 ग्रुप में आता है, यानी ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, इसी तरीके से ये 14 ग्रुप है, 15, 16, 17, ठीक है, 15 ऐसा कैसा, 16 ऐसा कैसा, 17 में आ गया आपका क्या, फ्लोरीन। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ कार्बन नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको एक रफली फिगर बना लेना होगा, और ये बहुत आसानी से बनता है। जैसे आपने याद कर लिया ना, बहादुर अली गया इन तमिल, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करते 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 ये सारे अच्छी तरह से हो जाएंगे। अब देखो क्या कहा है उन्होंने, लेफ्ट राइट मेटेलिक करेक्टर जो है वो कम होता है, तो हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है मेटेलिक करेक्टर का। ये देखो ये ऑर्डर मैंने बना दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं कौन सा कहाँ पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसका, जो सबसे एक्सट्रीमली लेफ्ट में है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, ये बात तो ठीक है ना, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट राइट क्या होता है, डिक्रीज। हाँ ये भी बात साफ होगी, सबसे कम जो मेटेलिक है वो कौन सा है, फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन तो पूरी तरह से ही क्या होता है आपका नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है आपका सबसे कम है, तो आपको यहाँ लिख देना है फ्लोरीन को। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सोडियम, जो हो गया मैं उसको सर्कल करता रहूँ, सोडियम सबसे ज़्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ गया सोडियम। अच्छा सोडियम जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक है, आप बताओ फिर उसके बाद कौन आना चाहिए, बेरिलियम या मैग्नीशियम। देखो टॉप टू बॉटम जाते तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज, तो मैग्नीशियम ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ आ गया मैग्नीशियम, और जाहिर सी बात है बेरिलियम यहाँ आएगा। और इस वाले हिस्से के सिलिकॉन के बारे में आप क्या जानते हो, भाई सिलिकॉन के बारे में नहीं जानते ना, तो अच्छी तरह से समझ लो इस बात को, तो कि आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये 3 एग्जाम्पल तो रटने ही पड़ेंगे। किस केस के लिए, मेटलॉइड या सेमी मेटल्स के लिए। ये एंटीमनी है, ये टेलरियम है, और ये पोलोनियम है। एस्टेटाइन भी मेटलॉइड ही होता है, तो इन सभी में से 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 आंसर एग्जाम्पल तो रट लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये तो मेटलॉइड है। तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा आपका, और ये आपका हो गया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। ये साइन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप कहोगे कि और कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, तो देखो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में आ जाओ, उन्होंने पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दोनों ही करेंगे हम। तो देखो एक बार ध्यान से, पहले 38 को करते हैं। 38 कंसीडरिंग एलिमेंट, अब की बार अगला केस है, कौन कौन से एलिमेंट है भाई, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। करेक्ट ऑर्डर जो इनका मेटेलिक ऑर्डर का बताना है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो पहले हम अपने केस लिख लेते हैं, वैसे तो सभी ऑर्डर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। जो इन्होंने राइट साइन लिख रखा है जिस बच्चे ने, इसकी तरफ नहीं जाएंगे, देखते हैं कि इसका ये सही है गलत है। तो ये सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो भी कौन सा, मेटेलिक करेक्टर। तो हम अपना टारगेट लिख लेते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर इन्होंने लिख रखा है साफ साफ दिख रहा है, अब की बार डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, ठीक है। तो फिर से इसके लिए एक रफ फिगर बना लेंगे हम, किस तरीके से भाई, बोरोन कहाँ मिलेगा आपको, 13 ग्रुप में मिलेगा, ये पहले नंबर पे बोरोन। एल्यूमिनियम उसके जस्ट नीचे मिलेगा। मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा, सेकंड ग्रुप में मिलेगा, बेर महंगे, मैग्नीशियम यहाँ आ गया। अच्छा पोटेशियम कहाँ मिलेगा, ये फर्स्ट में मिलेगा, और ये फर्स्ट में पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये बन गई आपकी रफ टेबल, ठीक है। कौन कहाँ पे है आप देख सकते हो, यहाँ पे रफ टेबल बन गई, ठीक है।
तो इस रफ टेबल में ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, 13 ग्रुप है। तो अभी हम अरेंज करने वाले हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा, बताओ। एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाओ, पोटेशियम। इसकी लाइन में तो कोई है ही नहीं कंपटीशन में, और ये बॉटम में भी है, तो यार ये तो वैसे ही जीत गया। पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक हो गया, ठीक है। सबसे कम मेटेलिक बताओ कौन सा होगा। सबसे कम मेटेलिक के लिए तो यही राइट में देखना होगा ना, 13 में दोनों में से कोई एक होगा। बताओ एल्यूमिनियम ज़्यादा नॉन मेटेलिक है या बोरोन ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, सोच समझ के। आंसर है बोरोन, क्योंकि वो जिगजैग लाइन अगर आप देखोगे तो आप साफ साफ समझ जाओगे कि जो बोरोन है वो तो लाइन के बिल्कुल क्रॉस करके, मैं तो आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा सा हैरान होगे कि बोरोन तो पूरी तरह से ही नॉन मेटल है। कैसे भाई, ऐसे, ये देखो इस लाइन को, ये जिगजैग लाइन जो है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जिगजैग लाइन होती है ये इस तरीके से। इस लाइन के राइट में देखो बोरोन ग्रीन में आ गया, ग्रीन का मतलब सभी नॉन मेटल है। तो बोरोन और एल्यूमिनियम बिल्कुल पास पास रहने वाले, एक नॉन मेटल और एक मेटल है। एल्यूमिनियम तो मेटल होता है, आपको पता है, इसके वायर ट्रांसमिशन केबल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वहाँ पास करने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े खेतों में जो वायर होते हैं खंभों पे, वो सभी एल्यूमिनियम के होते हैं। तो बोरोन सबसे कम, मैं तो कहूँगा ये होता ही नॉन मेटल है। उसके बाद जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम आएगा, और यहाँ देखें तो यहाँ मैग्नीशियम आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लेफ्ट में आओगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे राइट में जाओगे मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा। तो ये भी अरेंज हो गया आपका, ठीक है। एक और केस हो गया सोल्व। अगले केस की तरफ चलते हैं, एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे। अब की बार है एक और केस, ये आपके नीट में भी आते हैं क्वेश्चन अरेंज करने कि कौन सा क्या है। फिर से आ जाओ भाई एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज पे पेन कैप लगा के रखना। अब की बार हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39, और जो 39 है वो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि कंसिडरिंग द एलिमेंट, कौन कौन से, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट है अब की बार, और इनका करेक्टर ऑर्डर बताना है नॉन मेटेलिक करेक्टर में, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो टारगेट दे दो बस। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लो भी टारगेट है अब की बार। कौन सा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, ठीक है। 5 एलिमेंट है, ठीक है। नॉन मेटेलिक करेक्टर बताना है। तो हमें तो आदत है अभी तक मेटेलिक की, तो एक काम करो, आप मेटेलिक करेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक लिखना है आपको, ठीक है, निशान नहीं लगाना है बस। तो देखते हैं भाई सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा होगा। तो इस बार बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर से मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ यहाँ भी। क्या बोरोन कहाँ आएगा, 13 में, ये आ गया बोरोन। कार्बन 14 में, नाइट्रोजन 15 में, क्या बात है, लाइन में ही आ रहे हैं भाई सारे। फ्लोरीन 16, 17 में आएगा, एक छोड़ के 17 में लिख देता हूँ मैं फ्लोरीन। अच्छा, सिलिकॉन, कॉलेज स्टूडेंट, सारे पी ब्लॉक के ही आ गए अब की बार तो भाई, सारे पी ब्लॉक के, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इन सभी 4 केसेस में कि ज़्यादा जो मेटेलिक है वो कौन सा होगा। मेटेलिक जो है आपके हिसाब से, अगर मैं जिगजैग लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो ये लाइन को जो टच करते हैं, जैसे ये है, ये है, ये मेटलॉइड होते हैं। तो सिलिकॉन जो है वो तो साफ ही पता लगे, सभी को पता ही होगा मेटलॉइड है। आज कई बार डिस्कस कर लिया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलरियम, ठीक है ना, ये सभी मेटलॉइड होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं। और बाकी तो कमाल ही हो गया जिगजैग लाइन के राइट में। अगर आप देखोगे तो आपको अब तक तो आदत पड़ेगी होगी कि कैसे जिगजैग लाइन को देखते हैं, और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी 2 बार, 3 बार, 10 बार बताने में। ये जिगजैग लाइन जो है, ये जो ग्रीन कलर के जितने भी हैं वो सभी नॉन मेटल है, यानी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4, ये तो सारे वैसे ही नॉन मेटल है। बस एक है सिलिकॉन जो कि क्या है, मेटलॉइड है। तो हम मेटलॉइड अगर सिलिकॉन को मानते हैं, अगर हम सिलिकॉन को मेटलॉइड
मानते हैं तो सिलिकॉन यहाँ सबसे ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर में आ गई है, ठीक है। अच्छा, जितने भी बाकी बच गए ना, अब उनको बिल्कुल अरेंज कर दो नॉर्मल बिहेवियर से। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें से सबसे ज़्यादा नॉन मेटलिक कौन है, तो यार एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो उसका उल्टा कर दो, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जाहिर सी बात है। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटलिक जो है वो फ्लोरीन है। अगर मैं वही साइन लगा दूँ यहाँ पे, अगर मैं साइन की बात करूँ तो भाई, अगर मैं ये वाला साइन इस्तेमाल बुक में भी किया गया है, 2 3 1 4, ठीक है भाई। खेल खेलते हैं, सिलिकॉन तो यहाँ आएगा ही आएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम यहाँ कौन आ जाएगा, सबसे बड़ा नॉन मेटेलिक कौन है, फ्लोरीन है, दिख ही रहा है। फ्लोरीन से जस्ट पहले कौन आएगा, नाइट्रोजन, आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कुछ, नाइट्रोजन यहाँ आ गया। अब बात आती है इन दोनों की, बोरोन और कार्बन की। देखो सिलिकॉन को तो भूल जाओ, वो तो एडजस्ट हो गया। अब एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, ये लिखा हुआ है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। जाहिर सी बात है कार्बन और उसके बाद बोरोन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बोरोन और कार्बन में ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन है, तो भाई आप कहोगे कार्बन, और यहाँ क्या आएगा, बोरोन। तो आपका करेक्ट ऑर्डर आप चेक कर सकते हो, इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, ये देखते हैं आंसर में। इससे पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा था। भाई पहले वाले में देखो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, यही था जो इन्होंने लिख रखा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरोन। और अब हमारा जो आंसर आया वो है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन, कार्बन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है भाई, ये रहा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन, फिर सिलिकॉन। सी इज करेक्ट आंसर। ये जो लिख रखा है डी, ये गलत है, ठीक है ना। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन, दिस इज करेक्ट आंसर। और ये वाला डी वाला जो गलत है, सी करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो कुछ तो आपको वहाँ जनरल सेंस लगानी होगी, नहीं तो उनके जाल में फंस जाओगे। और ये आपके दोनों के आंसर हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये सभी के सभी केस जो आज हमने किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के अलावा ये आपके नीट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा और अगला जो टॉपिक है वो है, अभी हम अगर देखें तो ये आपकी एनसीईआरटी में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक के बाद एटॉमिक रेडियस जो है इस पे डिस्कस करेंगे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अब एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में पहले से ही बता दो, एटॉमिक हो या आयनिक रेडियस हो, कोई भी हो, आयनिक रेडियस, दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होती है, इंक्रीज। डिक्रीज के लिए क्या रीजन लिखोगे आप, जेड इफेक्टिव, आपको कईयों को पता होगा इसके बारे में, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ऐसा होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से, और साइज जो है वो कम हो जाता है। बड़ी कमाल की बात है कि सोडियम का साइज अगर ये है, दिस इज सोडियम, तो क्लोरीन का साइज ये क्लोरीन का साइज होगा, यानी आपको जो साइज है वो डिक्रीज, कम हो गया। एक ही पीरियड में जो साइज है वो क्या होता है, कम होता है। ओके, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज। आंसर एडिशन ऑफ न्यू शेल, इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, हर बार एक नई शेल का जो क्या होता है, एडिशन होता है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर बात की जाए तो जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरह की होती है और कितनी होती है, तो देखो ज़रा ध्यान से देखो। ये एटॉमिक रेडियस को कोवैलेंट रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की होती है बेसिकली मेटेलिक रेडियस ये भी है, और एक होती है वैंडरवॉल रेडियस, ठीक है ना, ये भी होती है, ठीक है। अब कोवलेंट रेडियस क्या होती है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताया गया है। जैसे मान लो Cl2 है, ये Cl और ये Cl, दोनों के न्यूक्लियस की दूरी
ये होगी, और इसका हाफ, अच्छी तरह लिख रहा हूँ मैं, हाफ को कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। मेटलिक रेडियस वेरी सिंपल, अगर दो मेटल जैसे कॉपर है, कॉपर कॉपर आपस में जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी न्यूक्लियस की का हाफ, यानी इन शॉर्ट वो बोलना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस, उसे क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो मेटलिक के केस के लिए जैसे कई सारे मेटल्स होते हैं उनमें भी ऐसे होता है, दोनों के बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ कर दो, बात वही बनती है। वैन डर वाल रेडियस जो है ये भी आपकी आने वाली है, और ये तीनों की तीनों जो रेडियस का डिस्कशन है बहुत अच्छी तरह से वो हम केमिकल बॉन्डिंग यानी अगले चैप्टर में ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आज मैं खास चीज़ बता दूं, जो वैन डर वाल रेडियस होती है आर वैन डर वाल, वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नाम आता है मेटलिक रेडियस का, ठीक है ना, और लास्ट में जो आता है सबसे छोटी कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस, ये सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो वैन डर वाल रेडियस होती है। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन वो अगले चैप्टर में होगा, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं कि किस तरीके से कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस को आप समझ सकते हो, तो इसमें भी आप देख सकते हो इसको, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस वगैरह वगैरह। आपकी एनसीईआरटी निकाल लो, और एनसीईआरटी में ये वाला पेज निकाल लेना, कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस के लिए। ये देखो कोवेलेंट रेडियस के लिए बताया गया है इन्होंने, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस, द बॉन्ड डिस्टेंस इन क्लोरीन एटम कितनी है, 198 पिकोमीटर, तो उसका हाफ कर देते हैं, कितना हो जाता है 99 पिकोमीटर, एंड दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। मेटलिक रेडियस की बात करेंगे हम, तो वही दो कॉपर एटम्स के बीच की डिस्टेंस 256 पिकोमीटर, तो इसका हाफ कर देते हैं, वो कितना हो जाता है 128 पिकोमीटर, दैट इज कॉल्ड मेटलिक रेडियस। दो मेटल्स के बीच में, और ये दो मैं बता दूं, दो मेटल्स के बीच में होती है मेटलिक रेडियस, और दो नॉन मेटल के बीच में, यानी Cl ये नॉन मेटल है दोनों, इनके बीच में जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस होती है, ठीक है। आगे और जो डिटेल है वो आपको देख के सारी समझ में आ जाएगी। ये चीज़ हाईलाइट कर लेना, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मेटलिक, और सबसे छोटी रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो अभी मैं यहीं पे एक बहुत ही खास क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। देखो, जैसे कि आपको बताया गया है, एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, अगर आप लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल जाओगे, ठीक है ना, तो आपका जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज। सभी को पता होगा, सभी बच्चों को पहले ही पता होगा, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। लेकिन अभी आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि 17 तक तो साइज कम होता है, लेकिन 18 का जो साइज होता है, यानी 18 ग्रुप का जो साइज होता है वो 17 से कमाल हो गया, ज़्यादा होता है एटम साइज, एटॉमिक साइज 17 का कम होता है, यानी यहाँ तक तो घटते घटते आए, लेकिन एकदम से साइज बढ़ गया। तो एक क्वेश्चन आता है, बड़ा पॉपुलर है वो क्वेश्चन, 18th ग्रुप होता है नोबल गैस, तो क्वेश्चन आता है नोबल गैस आर ऑलवेज लार्जर इन साइज देन हैलोजन, ऐसा क्यों है। तो आंसर आपको क्या लिखना है, क्योंकि इनके पास, हैलोजन के पास जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, वैन डर वाल रेडियस होती है, ठीक है ना। और 17 ग्रुप के पास जो होती है कोवेलेंट रेडियस होती है। और जैसा कि हम अभी देख पाए कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या होती है, छोटी होती है, और वैन डर वाल ज़्यादा होती है। दैट्स वाई कि जो ये साइज है 18 ग्रुप का नोबल गैस का वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो इनका साइज ज़्यादा होता है। और भी एक हैरान करने वाला क्वेश्चन मैं बता दूं, जैसे हम पढ़ते हैं बहादुर अली गया इन तमिल, एक और हैरान करने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसका तो रीजन क्या था जो अभी मैंने बोला, वाई द रेडियस ऑफ 18th ग्रुप यानी इनर्ट गैस आर ऑलवेज लार्जर देन 17th ग्रुप यानी हैलोजन। रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल रेडियस। बट अब जो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी हैरान करने वाला है, बहादुर अली गया इन तमिल, दिस इज योर ग्रुप 13, सभी को पता होगा इसके बारे में। अब जो चीज़ें
हैरान करती हैं वो ये हैं कि बोरोन का ये साइज़ है, एल्यूमिनियम का ये साइज़ है, गैलियम का और भी बड़ा होना चाहिए लेकिन गैलियम का छोटा साइज़ है। ये बात भी आपको हैरान करेगी। तो ये जो यहाँ लॉजिक लगा है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ अभी, हालांकि हम इस पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, इस चैप्टर में आगे आने ही वाला है वो। द रीजन फॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई गैलियम इज ऑलवेज लोअर इन साइज देन एल्यूमिनियम, ऐसा क्यों? तो आंसर है दिस इज बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पूरा लिख देता हूँ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ऐसा होता है। तो आने वाली क्लासेस में हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट सब पढ़ने वाले हैं बिल्कुल, लेकिन ये एक सीरीज में चलना होगा। हाँ, ये क्वेश्चन इससे कनेक्टेड थे तो आने वाली क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। अभी तो आपको शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं पता होगा, सो आपको वेट करना होगा इसके लिए, और आगे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी यहीं खत्म कर देते हैं ताकि बाद में वो परेशान ना करे। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, भाई वो स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये भी आपका यहीं पे आयनिक रेडियस के यहीं पे आ गया, इसको भी अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ विच कंटेन सम एटम और आयन, इसमें एटम भी आ सकते हैं और आयन भी आ सकते हैं, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी में अगर आप देखोगे तो सभी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं? सेम है, तो ये क्या माने जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। और अब इसका एक और ख़ास जो है टॉपिक उसको डिस्कस कर लेते हैं, और आपके एक्सरसाइज का जो ये है इसको भी हम, इस क्वेश्चन को जब ये हो ही गया है तो इसको भी ख़त्म करते हैं। कल की जो क्लास आप मिस मत करना, कल की क्लास में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और ख़ास क्वेश्चन होंगे, तो उनको किसी भी एंगल में मिस मत कर दियो। कल की क्लास कई सारी क्लास का जो मिक्सअप है वो है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को किसे कहते हैं? अभी भी डेफिनेशन हुई, सम एटम एंड आयंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ एक एक करके सभी का। एफ नेगेटिव का बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। भाई एफ नेगेटिव, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 10, तो यार नियोन लिख दो। ने ये थोड़ा ना बोला है, उन्होंने कहा है एटम या आयन कुछ भी बता सकते हो। ओके, हम नियोन लिख देंगे, नियोन में भी 10 होते हैं, या फिर Na पॉजिटिव लिख दो। सोडियम में 11 होते हैं, एक लॉस कर दिया, Na पॉजिटिव, ठीक है ना। आर्गन में 18 होते हैं, ओके, K पॉजिटिव लिख दो। पोटेशियम में 19 होते हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया। अच्छा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का क्या लिखोगे? भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन लिख दो, F नेगेटिव लिख दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, रुबिडियम पॉजिटिव का क्या लिखोगे? अब रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आप देख लेना। देखो, रुबिडियम जो है वो आपको याद होगा, अगर मैं इसको बिना देखे अगर मैं इसको आंसर को करना सिखाऊं तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। हेलेन कब्र से फरार, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। हालांकि हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लगा रखा है हेलेन कब्र से फरार, ये रुबिडियम है, ठीक है भाई, ये रुबिडियम है। और इसी के बारे में पूछ रहा है रुबिडियम सिंगल पॉजिटिव। मैं तो आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली तो आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, रुबिडियम ये कौन से इसमें आ गया आपका? ये फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ। तो बताओ फोर्थ का एंड कहाँ पे होता है, किस नोबल गैस पे होता है? हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। पहले का एंड होता है किस पे? हीलियम पे। अगले का जो एंड होता है किसमें? नियोन पे। इससे अगले का एंड किस पे होता है? आर्गन पे। इससे अगले का एंड क्रिप्टन पे, इसका जीनोन पे।
इसका रेडॉन पे, इसका ऑक्टियम पे। तो बताओ रुबिडियम फिफ्थ में आता है, फिफ्थ का पहले ग्रुप में आता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यार क्या बनेगा, क्रिप्टन ही तो बन जाएगा। लो आंसर आ गया आपका Rb पॉजिटिव का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया क्रिप्टन। सिंपल। इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ 36 है, इसमें 37 थे। 37 ही रुबिडियम होता है, जो हम कई बार कर चुके हैं रुबिडियम को। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, सिंपल क्रिप्टन हो गया। और अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, भाई नाइट्रोजन 7, 3 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन नेगेटिव नोरेक 10 इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव 11-1 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज कॉमन इन देम? आंसर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है ना। इनको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो भाई साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने का जो टॉपिक है, बस अब हम यहीं पे आ चुके हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि कल की क्लास में ये रिपीट होगा क्योंकि ये एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो खास टॉपिक, एटॉमिक साइज। इसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम। एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज। अब ध्यान से समझना जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखो ये है आपका सोडियम और ये है आपका सोडियम आयन। इनमें से किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा? आंसर सोडियम का साइज बड़ा होगा। क्यों? ये सोडियम का साइज हो गया और ये आपका किसका साइज हो गया? सोडियम आयन का साइज होगा। इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले तो ये देख लो, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। लेकिन यहाँ प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद? 10। तो प्रोटॉन है माँ और इलेक्ट्रॉन है बच्चे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पहली शेल में 2 बच्चे हैं, अगली शेल में कितने हैं? 8 बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट सेल में 1 बच्चा है। ठीक है ना। तो 11 माँ 11 बच्चे। ओके। लेकिन यहाँ 11 माँ और 10 ही बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन को बच्चे मानो। तो ये आपकी फर्स्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस बीच में होगा। अगले में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट की शेल है वो लॉस हो चुकी है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो ये तो साइज वैसे ही दिख रहा है यार, वैसे ही कम होगा। ठीक है। अगर मैं यही एग्जाम्पल, अब मैं इस जो बच्चे और माँ हैं, देखो यहाँ 11 माँ है और 10 बच्चे हैं, तो केयर जो होगी बच्चों की वो ज़्यादा होगी, एक एक्स्ट्रा माँ है। यहाँ पर 11 माँ है 11 बच्चे, तो केयर बराबर होगी। ठीक है ना। और जहाँ केयर ज़्यादा होगी तो उसका साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। अब इसी केयर को आपको क्या लिखना है आपके एग्जाम में? केयर मत लिख देना, इसको लिखोगे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हावी होता है। ठीक है ना। अच्छी तरह से पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है? कम। तो जो लॉजिक है वो इसमें छुपा हुआ है, क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को कहते हैं Z इफेक्टिव। ठीक है ना। इसी को Z इफेक्टिव बोलते हैं। अगर यही लॉजिक मैं यहाँ लगाऊं तो ये आपको और कारगर लॉजिक दिखाई देगा। मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे अगली शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 8 2 8 2। ठीक है ना। और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करूँ, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हूँ मैं, देखो क्या हो गया? Mg पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज देखो इसका कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने थे? 12। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 11। यहाँ प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 12। अभी भी 12 ही है मैग्नीशियम में ये।
तो ये आपका क्या है, मैग्नीशियम सिंगल पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, जस्ट मैग्नीशियम एटम है। तो यहाँ भी जो साइज है वो इसका बड़ा है और इसे हम कहते हैं, ये Mg है, ये पेरेंट एटम है जिस पे आयन होता है, ये इसका आयनिक फॉर्म हो गया Mg पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन पेरेंट एटम कौन सा है, पेरेंट यानी जो इसका पेरेंट्स जिसे कहते हैं माँ बाप, इसका जो बाप था वो यही था, वो बात अलग, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये बन गया, ठीक है ना। तो ये इसका पेरेंट एटम है, ये इसका आयनिक फॉर्म है। तो हमेशा जो पॉजिटिव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैटायन। तो एक बात तो क्लियर होगी, जो पेरेंट एटम है वो हमेशा बड़े होंगे किससे, कैटायन से। कैटायन कौन से होते हैं, पॉजिटिव। क्यों बड़े होंगे, क्यों रीजन क्या है, आंसर रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये रीजन है। जिसे हमने कैसे समझा, 12 माह 11 बच्चे केयर ज्यादा होगी, 12 माह 12 बच्चे केयर बराबर होगी। तो ज्यादा केयर को ही कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, ज्यादा केयर को। अगर हम यही एग्जाम्पल किसकी तरफ ले आते, एनाइन की तरफ ले आते कैटायन की जगह, तो देखो कुछ ये जो लॉजिक हमारे सामने आते, ये देखो Cl, अगर मैं कहूँ Cl ये क्लोरीन है और ये Cl नेगेटिव है, तो देखो क्या होगा, Cl 2 8 7 2 8 1 2 3 4 5 6 7 7। यहाँ क्लोरीन Cl नेगेटिव को अगर हम लें तो यहाँ पर क्या है, 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन और आगे 2 8, और ये साइज इस तरीके से बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8, इसकी है 2 8 7। ये आपका क्लोरीन एटम है, ये आयन है। इसमें अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी 17 है। बट यहाँ अगर देखें तो 17 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक आ चुका है बाहर से 18। अब आप ही बताओ कि ज़्यादा केयर कहाँ होगी। 17 माह 18 बच्चे, एक बच्चा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ केयर तो कम होगी ना। लेकिन यहाँ 17 माह 17 बच्चे, इसके कंपैरिजन में यहाँ केयर जो होगी वो अब ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ केयर कम होगी तो बेचारे का जो साइज है वो इस तरीके से एक्सपेंड होता चला जाएगा। केयर का मतलब होता है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी केयर को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में बोल देते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब की बार यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। जहाँ भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है उसका साइज बढ़ जाता है, तो इस बार इसका साइज ज़्यादा है। तो अब हमने एक बात और रिजल्टेंट निकाल दी, क्या कि पेरेंट एटम के कंपैरिजन में एनाइन का जो साइज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है हमारे सामने, वो रिजल्टेंट सिचुएशन अब ये आ गई, क्या आ गई कि बार बार वही एक चीज़ रिपीट हो रही है इसमें, और वो है, ये तो थे आपके कैटायन। कैटायन से ज़्यादा साइज किसका होता है, पेरेंट एटम का होता है। और पेरेंट एटम से ज़्यादा साइज किसका होता है, एनाइन का होता है। तो एक बात तो प्रूव होगी, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो कैटायन से हमेशा बड़े कौन होंगे, एनायन का होंगे। कैसे, तो मैं बताता हूँ। Mg2 पॉजिटिव छोटा साइज है, लेकिन O2 नेगेटिव बड़ा साइज है। यू कैन चेक इट आउट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर यहाँ देखा जाए तो कितने होते हैं, प्रोटॉन 10 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोटॉन 12 है, 12 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। और यहाँ प्रोटॉन अगर देखा जाए तो बेशक प्रोटॉन 8 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, इसके 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ तो केयर ज़्यादा होगी ना। देखो 12 माह 10 बच्चे, तो
केयर ज़्यादा होगी, केयर का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। यहाँ अगर देखें तो 8 माह 10 बच्चे, केयर होगी नहीं, बहुत कम केयर होगी तो साइज एक्सपेंड हो जाएगा। इसीलिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए 10-10 इलेक्ट्रॉन, तो जो साइज होता है वो एनायन का हमेशा बड़ा होता है कैटायन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इसका जो साइज है पेरेंट एटम के मुकाबले क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वगैरह वगैरह। तो एक क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लो। अगर यहाँ तक हम आ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं पूरा ही। क्या है क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट जो अभी अभी किया है, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। इन सभी को आयनिक रेडियस के हिसाब से इंक्रीज करके दिखाओ। तो मैं सभी जो केस हैं एक बार लिख देता हूँ। जो केस है हमारे सामने वो ये है, देखो सारे के सारे जो केस हैं भाई, एक है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। आपकी एनसीईआरटी 3.12 का बी पार्ट है एक्सरसाइज का। और मैं बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्कूल इसको पूछेंगे ही पूछेंगे। अरेंज करके दिखाओ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज आयनिक रेडियाई, ठीक है ना। एक एटम की, एक आयन की रेडियस को कहते हैं आयनिक रेडियस। बहुत सारे आ जाते हैं आयन तो आयनिक रेडियाई, ठीक है ना, प्लूरल वर्ड है ये वर्ड। तो 1 2 3 4 मान लो 6 आयन है तो मैं 5 साइन लगाऊंगा यहाँ पर, 5 सिंबल। अब आप बताओ, पहले तो देख के बता दो। कैटायन है, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैटायन तो ये हैं आपके सारे, एनायन आपके ये हैं सारे। तो एनायन तो का साइज तो बड़ा होता है ना, अभी भी प्रूव हुआ है। अब इनमें एक बार चेक कर लेते हैं किस में कितने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन तो सभी में क्या है, बराबर है। तो प्रोटॉन अगर इसमें देखें तो कितने हैं, 7, इलेक्ट्रॉन 10। अगले में जो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 10। तो इन सभी को मैंने अरेंज कर दिया 1 2 इस तरीके से। अब आपको साफ पता लग रहा है कि यहाँ देखो 13 माँ और 10 बच्चे, सबसे ज़्यादा केयर यहीं पे होगी, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसी का होगा, सबसे छोटा साइज भी इसी का होगा। तो ये यहाँ आ गया आपका एल्यूमिनियम। छोटे साइज में तो आपको पता है लेफ्ट में सारे कैटायन ही होंगे। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। अब इनकी बात आ जाती है, इन सभी में देखो 7 माँ और 10 बच्चे, 3 एक्स्ट्रा बच्चे, तो केयर बहुत कम होगी, बहुत पुअर केयर होगी, यानी बहुत पुअर शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इसलिए N3 नेगेटिव आपका यहाँ आ गया, फिर O2 नेगेटिव और फिर F नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन बहुत खास था, अरेंज करना आता है ये, तो इसको छोड़ना मत। एक क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर कल की क्लास में जो बचे हैं उनको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, और इस पे पहले से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा हुआ है, आप भी लगा लेना, बहुत खास क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन वाई कैटायन आर स्मॉलर, अभी भी हमें यही तो प्रूव निकाला, और एनाइन आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम। आंसर क्या है, आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आपको लिखोगे कैसे एग्जाम में, एक्सप्लेनेशन कैसे, तो भाई एक्सप्लेनेशन के लिए ही तो वो आपको नोट्स सारे प्रोवाइड किए गए हैं, वो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है उनकी, तो उसमें से देख के लिखना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसी है। तो एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो अभी भी हमने पढ़ाई उसी का आंसर है। क्या कहा गया है, कैटायन के बारे में कहा गया है, ए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सच बात है। देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड हैंस आयनिक रेडियस डिक्रीज। हो गया पहला रीजन। अच्छा, एनाइन का क्या कहेंगे, एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम। Gain of electron decrease effective nuclear charge, therefore the force of attraction by nucleus for the electron decrease and hence
आयनिक रेडियस ऑल्सो डिक्रीज। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कैटायन आर ऑलवेज स्मॉलर एंड एनायन आर ऑलवेज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। तो ये थी आज की कुछ खास क्लास आपकी, जिसमें हमने कैटायन एनायन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से नोबल गैस का जो साइज है वो 17 ग्रुप यानी हैलोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या था? वैन डर वाल रेडियस। ठीक है ना। तो कल हम इसी से आगे चलेंगे और कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम बहुत से कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो हमें करने हैं। तो कल की क्लास में मिलेंगे। अब ये जो अनलिस्टेड वीडियो है जो आपके पास आएगी, क्योंकि अब ये पब्लिकली शो नहीं होगी, आपके पास ही इसका लिंक जाएगा तो आप इसे देख पाओगे और बच्चे इसे नहीं देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। टेक केयर।